So, if I have to talk about some surprise questions that can come, जिसकी 3 मार्क की नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग और 3 मार्क का एनालिसिस विद अ नाइस इवैल्यूएशन अगर पूछा जाए तो मेरी नजर के अंदर एक जो चीज टेस्ट नहीं हुई हुई है, दिस इज वन ऑफ दो सरप्राइज ones दैट इफ आई वाज देयर दिस इज व्हाट आई वुड टेस्ट किड्स विद। ठीक है। So, for example, explain the difference between a human capital and a physical capital, and consider which is likely to be most important for an who have uh, entrepreneur to have when growing a business. अब हमारा क्वेश्चन की स्ट्रैटेजी वही है। ठीक है। पहले अच्छे से इजी से 3 मार्क्स उठाने के हैं हमें। ठीक है। सो विद अ गुड एक्सप्लेनेशन एंड मे बी लाइक अ गुड एग्जाम्पल, राइट। इधर लिखा नहीं है कि एग्जाम्पल दो, लेकिन इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू गिव एग्जाम्पल। तो फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट भाई ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, तो ह्यूमन कैपिटल के लिए आप बात करते हैं भाई दीज आर दो स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स, you know, who have acquired this skill through extensive education and training, and this allows them to be more productive, more who? Human, more productive, right? That's a nice big definition that we're talking about people, but we're not just talking about any people, we're talking about skilled people who have become skilled through acquiring education and training, okay, and they have experience, and that allows them to be more productive compared to the other humans. जहां तक हम फिजिकल कैपिटल की बात करते हैं, तो फिजिकल कैपिटल के अंदर we're talking about those man made tools या resources which help us produce other goods and services, right? Which help us produce other goods and services. एग्जाम्पल देनी हो तो यहाँ पे हम एग्जाम्पल के अंदर दे सकते हैं लाइक डॉक्टर्स एंड इंजीनियर्स, और यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देनी है तो वी कैन जस्ट टॉक अबाउट लाइक मशीन। I think this should give you 3 marks. We've made like ample explanation here. Man-made helps us produce other goods and services, like machines. I think that is good enough. What is likely to be more important for an entrepreneur? तो मैं जस्ट इन केस ऐसा ना हो कि नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग में वो entrepreneur का कोई मार्क रख लें, रखना तो नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी हम बता देंगे कि भाई entrepreneur जो है इज पार्ट ऑफ one of the 4 factors of production, right? It's one of the 4 factors of production, and it basically represents the owner of the business. If you write that, it's not wrong. थोड़ा सा हम मेंशन करना चाहेंगे क्योंकि it says which is likely to be most important for an entrepreneur. So I would like to mention very briefly what is the role of an entrepreneur. उसको यूज करते हुए, ठीक है, उसको यूज करते हुए मैं बेसिकली ऊपर की बातों को डिस्कस करूंगा। सबसे पहले जब हम एंटरप्रेन्योर की बात करते हैं, इट्स अ मस्ट दैट वी से दैट एंटरप्रेन्योर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड coordinating other 3 factors of production, right? और क्या काम है इनका? तो अदर 3 factors of production,
फिर हम ये भी कहते हैं कि देखें जी, जो एंटरप्रेन्योर होता है उसका एक और काम ये होता है कि एंटरप्रेन्योर जो है बिजनेस स्ट्रेटजीज और डिसीजन मेकिंग सब उसके हाथ में होता है, राइट? तो ही इज द वन हु मेक्स बिजनेस डिसीजन, राइट? तो वो बिजनेस डिसीजंस का भी रिस्पॉन्सिबल है, उसने आगे की फ्यूचर की विजन भी उसी का ही है, नुकसान भी उसी का ही है। तो कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है? अब वो तो डिपेंड करता है कि जो एंटरप्रेन्योर है वो क्या सोच रहा है कि मैंने, और या जो मैं गुड प्रोड्यूस कर रहा हूँ या जो हमारा बिजनेस है वो प्रोडक्ट किस टाइप का है। अगर प्रोडक्ट का जो नेचर है, जो नेचर ऑफ द प्रोडक्ट है, अगर वो कोई बहुत ही स्टैंडर्डाइज सा है, राइट, इफ इट्स अ वेरी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोडक्ट, तो द एंटरप्रेन्योर कैन एक्चुअली गो फॉर फिजिकल कैपिटल। बट इफ द प्रोडक्ट इज व्हाट यू कैन से इज कि अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो बहुत सोफिस्टिकेटेड है, या फिर कोई बहुत ही कस्टमाइज्ड है या स्पेशलाइज्ड है, यू नो, तो उस केस के अंदर हो सकता है कि ह्यूमन कैपिटल ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। सो इट्स नॉट जस्ट, वैसे तो इट्स नॉट जस्ट द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट, इन माय ओपिनियन इट माइट इवन मैटर द अवेलेबिलिटी of either of them, like availability of human capital। देखें जी, आपको पता है कि ह्यूमन कैपिटल जो है वो इतनी आराम से हर कंट्री के पास नहीं होता, यू हैव टू डेवलप दैट। If you have access to a good pool of human capital, then it's always a good idea to utilize them. They're productive, they save you money, they're innovative. A good use of that matters a lot. लेकिन अगर आपकी कंट्री के अंदर नहीं है, बिकॉज अगेन इट्स अ कॉस्टली प्रोसेस टू डेवलप अ ह्यूमन कैपिटल, एंड sometimes they're very costly. Again, nature of the product, availability of human capital, they sort of like go together. बट फॉर एन एंटरप्रेन्योर कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरी नजर के अंदर? इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, राइट, कि बिजनेस इन्वायरमेंट कैसा है। ह्यूमन कैपिटल के अंदर अच्छी बात ये होती है कि ह्यूमन कैपिटल जो होता है वो बड़ा एडाप्टिव होता है। If there is a changing environment, they adapt very quickly and sometimes they are the innovator of the whole thing, right? तो उस केस के अंदर भी ये important है ना। आई एम नॉट सेइंग कि जब तुम एनालिसिस कर रहे हो यू चूज वन, यू हैव टू से कि एंटरप्रेन्योर के लिए ह्यूमन कैपिटल किस एक्सटेंट पे यूजफुल हो सकता है और नहीं हो सकता, और किस एक्सटेंट के ऊपर फिजिकल कैपिटल और नहीं हो सकता। दोनों तरफ की आपने बात करनी है। एंड देन यू हैव टू मेक योर इवेल्युएटिव स्टेटमेंट, क्योंकि ये 8 मार्क का क्वेश्चन है तो बहुत बड़ी इवेल्युएटिव नहीं करनी है। जस्ट सिंपली मेंशनिंग दैट यू नो व्हाट इट डिपेंड्स, मे बी यू माइट डिस्कस डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग इकोनॉमी। उसके अंदर क्या होगा कि बड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, राइट? डेवलप्ड वर्सेस डेवलपिंग। डेवलपिंग के अंदर यू डोंट हैव ह्यूमन कैपिटल, सो इट्स अ वेरी इजी वे कि आप मशीन ला के और आप वो काम कर सकते हैं। डेवलप्ड के अंदर आपके पास दोनों चीजें होती हैं। अ गुड कॉम्बिनेशन ऑफ द बोथ वुड वर्क इफेक्टिवली। फिर आप शॉर्ट रन लॉन्ग रन की भी बात कर सकते हैं ना। वैल्यूएशन के अंदर वी जस्ट वांट सम एड ऑन टू इट। तो वैल्यूएशन के अंदर आप शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन भी बात कर सकते हैं। मेरी नजर के अंदर ह्यूमन कैपिटल को डेवलप करना इज अ टाइम कंज्यूमिंग थिंग। एंड हु इज गोइंग टू डू दैट? द गवर्नमेंट? आर दे डूइंग दैट, नॉट डूइंग दैट? इट्स अ वेरी ओपन एंडेड थिंग, क्वेश्चनेबल है। मशीन्स के साथ तो ये हो सकता है कि आपने डायरेक्ट इंपोर्ट की मशीन्स,
और आपने यूटिलाइज कर लिया उसको। तो शॉर्ट रन लॉन्ग रन का भी एक डिस्कशन हो सकता है। रिमेंबर, फॉर इवैल्यूएशन we just want an extended discussion on what you've done in the analysis, which is the importance of human capital and the importance of physical capital for an entrepreneur. Who is what? Who is the decision maker and combiner of different factors of production? तो उसने एक decision making लेनी है for maximum profit. Do you understand that? So this is how sort of like I would think about this question. There is no wrong answer for this one. It's all circumstantial. तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि मैं जस्ट टू थ्रो ऑफ किड्स, जैसे द रीजन व्हाई इवन आई एम डूइंग अ क्वेश्चन लाइक दिस इज बिकॉज लास्ट ईयर जो उन्होंने उठा के एक एआरटी और एमआरटी का क्वेश्चन उठा के दे दिया, यू नो, so those are these types of questions के आपको पता है कि यार you know what they have the tendency to give a random question like that, जहां ये 3 मार्क्स बड़े क्रूशल हो जाते हैं, especially if you're like trying to get 24 25। इस बार threshold 25 का तैयारी रखो। In this answer, in the analysis, do we have to tell both the positive and the negative sides of physical capital and human capital? In my opinion, when we want to talk about which one is more important, मेरे ख्याल के अंदर तो 3 मार्क के लिए they should only consider the usefulness of them। लेकिन 8 मार्क के अंदर अगर आप सिर्फ यूजफुलनेस यहाँ लिख रहे हो ना, तो इसका मतलब ये है 8 मार्क में यूजली ये इनका तरीका होता है, 12 का डिफरेंट होता है। 8 मार्क में यूजली इनका तरीका ये होता है कि फॉर अ प्रो साइड के फिजिकल कैपिटल इन चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है और ह्यूमन कैपिटल ये चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। ये तुम्हारा 8 मार्क में 3 मार्क का एनालिसिस होता है। और 2 मार्क वुड बी द काउंटर आर्ग्यूमेंट ऑफ इट, कि मे बी दे माइट बी नॉट। वो मैं इस डिस्कशन के अंदर क्लैरिफाई कर रहा हूं कि ह्यूमन कैपिटल माइट नॉट ऑलवेज बी एंड फिजिकल कैपिटल माइट नॉट ऑलवेज बी। यू अंडरस्टैंड दिस? 12 मार्क होता ना तो देन माई डिस्कशन वुड हैव बीन डिफरेंट। 12 मार्क के अंदर आई वुड हैव सेड कि जो आपका 8 मार्क का एनालिसिस है, नॉलेज अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस, उसमें तुम दोनों साइड लिखो, फॉर human capital and against, and for physical capital and counter of it, and then your evaluation with like short run long run, उसको आप स्पेसिफिकली अलग से लिखो। तो मेरे ख्याल के अंदर ये 8 और 12 मार्क के अंदर जो है ये एक डिस्टिंक्शन जरूर है। अच्छी बात ये होगी कि अगर वो इवेल्युएट एनालिसिस के अंदर काउंटर आर्ग्यूमेंट भी लिखते हैं तो जो तुम्हारा इवेल्युएशन है ना, वो एनालिसिस के अंदर एटलीस्ट काउंट में आ जाएगा। But remember, from now onwards, it's mandatory for you to write a counter argument. It's must. अब वो evaluation में count हो या analysis में count हो, be ready for it. Will short run and long run become too much? यार होने में too much हो सकता है, but I'm not saying कि लिखना जरूरी है। I'm saying डेवलपिंग वाली साइड कर लो या काउंटर आर्ग्यूमेंट कर लो। It's fine. It's just 2 marks. With remember, in conclusion, ठीक है जी, और कंक्लूजन तुम्हारा इसका यही बनना चाहिए कि भाई फिजिकल और कैपिटल दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। दोनों ही अच्छा हो तो जबरदस्त बात है, बिकॉज दोनों का ही कंबाइंड इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। लेकिन अगर एक आपके मुल्क में ज्यादा अच्छा है तो फिजिकल कैपिटल हो सकता है। अगेन डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द प्रोडक्ट। तो मैं वही उसी साइकिल में दोबारा चला जाऊंगा इन द डिस्कशन। ठीक है। आई थिंक इट्स अ गुड डिस्कशन टू डू के ह्यूमन कैपिटल थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग लॉन्ग रन चीज है और फिजिकल कैपिटल थोड़ा ज्यादा इफेक्टिव है शॉर्ट रन के अंदर। द सेकंड क्वेश्चन इफ आई हैड टू गिव इज अबाउट एंटरप्रेन्योर्स। ये वैसे तो मैक्रो के अंदर ये क्वेश्चन आया है, but again because it mentions entrepreneur, it's sort of like it's a two-edged sword basically question. Entrepreneurs are vital in an economy to achieve long run economic growth. Okay.
assess whether encouraging entrepreneurship or increasing another of the factors of production will be more effective way to achieve the long run economic growth. वैसे तो ये माइक्रो में ही आना चाहिए because it's targeting a couple of parts. एक तो it is targeting factors of production और दूसरी तरफ it is targeting economic growth. By the way, जो इसका previous question था उसके अंदर मैंने कहीं पर भी बात नहीं की है and sorry, but आपका evaluation का mark चला जाता if you had not factored this in your information. ये तो बहुत जरूरी है तुम्हारा factor in करना पिछले question के अंदर entrepreneur wants to grow the business, right? So that means he wants to sell more. तो अब थोड़ी सी बात डिफरेंट हो जाती है. अब प्रोडक्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज करना है तुमको और स्टैंडर्डाइज करना है तो उसके लिए मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा स्टैंडर्डाइजेशन के लिए मशीन और फिजिकल कैपिटल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है. लेकिन अगेन उन मशीन्स को रन करने के लिए जितनी सोफिस्टिकेटेड मशीन्स होंगी उतना सोफिस्टिकेटेड ह्यूमन कैपिटल भी होना चाहिए आपके पास टू क्वाइट अ डिग्री. ठीक है. तो अब मेरा इस लास्ट पोर्शन को देख के ना थोड़ा सा मैं टिल्ट हो रहा हूं टुवर्ड्स ह्यूमन कैपिटल वाली सॉरी फिजिकल कैपिटल वाली साइड बिकॉज लार्ज स्केल बिजनेसेस रिक्वायर्स दैट. ओके जी. सो a few things in this question. It's a 12 marker. You know how to answer a 12 marker. 12 मार्कर के अंदर 8 मार्क नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के विद एनालिसिस होते हैं और 4 मार्क इवैल्यूएशन के होते हैं. इवैल्यूएशन क्या करना है? मोर इफेक्टिव. ठीक है जी. क्वेश्चन को समझना है. क्वेश्चन का मकसद ये है कि जी बताएं कि अगर एक बिजनेस लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ अचीव करना चाहता है तो पहले नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं कुछ टर्मिनोलॉजी समझा देनी चाहिए. अच्छा, दिस हैज नथिंग टू डू विद पार्ट ए. ओके, देवर डिफरेंट टाइम्स ऑफ द क्वेश्चन. सबसे पहले तो लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है? हम बात करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ की तो हम उसको एक्चुअल और पोटेंशियल में ब्रेक करते हैं. एक्चुअल इज कि आपका बच्चा जो है वो ये नलायकी कर रहा है और पोटेंशियल क्या है कि ये इतना केपेबल. तो जब हम मुल्क की बात करते हैं लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ की तो we're टॉकिंग अबाउट द पोटेंशियल विद द नॉर्मल यूज ऑफ रिसोर्सेज. कितना आउटपुट कंट्री प्रोड्यूस कर सकती है, कितनी कैपेसिटी है. ठीक है जी. दैट्स व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट. व्हाट कैन यू अचीव विद द गिवन रिसोर्सेज. ठीक है जी. तो पोटेंशियल और एक्चुअल में फर्क रखना चाहिए. पोटेंशियल लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट में अप्लाई होता है. पोटेंशियल पीपीसी के आउटवर्ड शिफ्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबल है. तो पोटेंशियल बताता है कि मुल्क की पास कैपेसिटी कितनी है गुड्स बनाने की. LRAS कर्व तुम्हारा जो होता है, पीपीसी का जो कर्व आउटवर्ड शिफ्ट होता है वो बताता है तुम क्या बना सकते हो. एक्चुअल क्या बताता है? आप क्या बना रहे. कभी कभार एक्चुअल पोटेंशियल से कम भी हो सकता है इनसाइड द पीपीसी. रिमेंबर दैट व्हेन यू आर इनसाइड द पीपीसी आप कहते हैं कि एक्चुअल जो है वो पॉइंट ए है और पोटेंशियल जो है वो पॉइंट बी है. पॉइंट बी लॉन्ग रन शो कर रहा है, पॉइंट ए शॉर्ट रन शो कर रहा है. जब आप ए से बी पे जाएंगे तो ये शॉर्ट रन ग्रोथ है, एक्चुअल ग्रोथ है. रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पहले आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. रिसोर्सेज हैं लेकिन आप इस्तेमाल नहीं कर रहे थे. अब आप क्या करेंगे? अब आप इस्तेमाल करने जाएंगे. तो ये शॉर्ट रन ग्रोथ है. पोटेंशियल की ग्रोथ जब पीपीसी में आउटवर्ड शिफ्ट आता है ये आपकी पोटेंशियल की ग्रोथ होती है. डज दैट मेक सेंस टू यू? ये आपकी पोटेंशियल की ग्रोथ होती है.
तो ये मैं सब क्यों समझा रहा हूं, ये मैं इसलिए समझा रहा हूं कि जस्ट इन केस अगर पीपीसी का क्वेश्चन आ जाता है, जो कि आना नहीं चाहिए, तो एक तो मैंने तुम्हें बता दिया कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या गेम है। लॉन्ग रन इज समथिंग कि आप फ्यूचर में जाके देखते हैं और फ्यूचर को अचीव करने की कोशिश करते हैं। अब सवाल यह है कि एंटरप्रेन्योर्स आर वाइटल इन एन इकोनॉमी टू अचीव लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ, ये एक स्टेटमेंट दे दी है उसने। अब असेस करें, असेस मतलब दोनों साइड को देखें, वेदर इनकरेजिंग एंटरप्रेन्योरशिप और इंक्रीजिंग अनदर ऑफ द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज मोर इफेक्टिव वे। लोगों को बिजनेस और बिजनेसमैन और बिजनेस करने के लिए इनकरेज करना चाहिए, या फिर बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर फोकस करना चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अगर तुम थ्योरेटिकली देखो तो ये बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन अगर तुम इसको थोड़ा सा कुछ कंट्रीज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा किया जाए, ठीक है जी। अब फॉर एग्जांपल चाइना, बैक इन द डे कम्युनिस्ट सोसाइटी मेंटालिटी की एक कंट्री है। कम्युनिस्ट सोसाइटी की मेंटालिटी क्या होती है, एंड आई एम नॉट थिंकिंग बहुत पीछे चली जाओ, 30-40 साल पीछे चले जाओ, राइट, 1980 से पहले की और अराउंड दैट की बात कर लेते हैं। कम्युनिस्ट के अंदर द स्टेट सेज बच्चों फिक्र ना करो, मैं तुम सबका ख्याल करूंगा, राइट, दैट्स अ कमांड इकोनॉमी। मैं तुम सबको गुड्स एंड सर्विसेज दूंगा, तुम बस अच्छे बच्चों की तरह मैं जो बोलूं वो करो, अपनी शौक और अपनी ख्वाहिशात को मार दो। मैं तुमको बताऊंगा किसने क्या नौकरी करनी है, मैं बताऊंगा किसको क्या मिलेगा, मैं बताऊंगा किसके लिए क्या बना है, सब मैं बताऊंगा। आई एम द फादर, यू आर माई किड्स। डू यू अंडरस्टैंड? Zero entrepreneurship. Okay. 40 years ago, zero entrepreneurship. Fast forward today, it is one of the most innovative country. It has one of the most number of millionaires and billionaires created in the last decade. ठीक है जी। वो कैसे हुआ, वो इनोवेशन कैसे आई, एंटरप्रेन्योरशिप की वजह से आई। तो कुछ ना कुछ तो उन्होंने ठीक किया है, उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया है। अब यूएस को ले लो, यूएसए ने तो हिस्टोरिकली ये काम किया है, विच मेड देम द सुपर पावर इन द वर्ल्ड। ओके। तो एंटरप्रेन्योरशिप एक एंड के ऊपर तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि एंटरप्रेन्योरशिप का काम, एंटरप्रेन्योर्स का काम क्या होता है, दे आर द रिस्क टेकर्स, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंबाइनिंग द थ्री अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, राइट। लेकिन दे आर रिस्पॉन्सिबल, जो ये अब मैं फीचर्स लिखने लगा हूं, ये बुक्स में से भी जरूर देखो, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनोवेशन, they are responsible for research and development because they are responsible for their own profits, which is the driving force behind it, right? They are the ones who are going to anticipate the future demands, and they're going to combine the other factors of production. They're going to organize them. They are going to coordinate. एंटरप्रेन्योर का काम है, फैक्टर्स कहाँ से आएंगे, कितने के आएंगे, कैसे पहुंचेंगे, उसको कैसे मिलाना है, ये सब एंटरप्रेन्योर का काम है। तो एंटरप्रेन्योर बिजनेस और लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफी एसेंशियल लग रहा। लेकिन एंटरप्रेन्योर को आप प्रमोट कैसे करेंगे, विच इज व्हाट आई वांट टू थिंक अबाउट नाउ। एंटरप्रेन्योर्स को आप कैसे, क्या आप एजुकेट करेंगे लोगों को? इज दैट व्हाट यू गोइंग टू डू? आर यू गोइंग टू educate people?
कि बिजनेस कैसे बनाते हैं, बिजनेस कैसे चलाते हैं, राइट? डिड चाइना डू दैट? डू यू गिव देम स्पेस टू कंडक्ट बिजनेस? आर यू गोइंग टू facilitate businesses, provide them with money, machines, skilled labor? Are you going to act as a facilitator? Is that your job? That seems like a very difficult thing to do. दूसरे एंड के ऊपर क्या हमें दूसरे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे फोकस करना चाहिए? अब हमें पता है कि भाई जब आपको पोटेंशियल इंक्रीज करना होता है तो यू रिमेंबर आर पीपीसी का आउटवर्ड शिफ्ट के कुछ फैक्टर्स होते हैं। आउटवर्ड शिफ्ट क्या चीजें क्रिएट करती हैं? इंक्रीज इन द अवेलेबिलिटी या डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, राइट? स्किल्ड लेबर, मशीन्स के ऊपर एक्सेस। मेरी नजर में तो मुल्क की प्रोडक्टिव कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए ये सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लाइक डिस्कवरी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, स्किल्ड लेबर फोर्स, एडवांसमेंट इन टेक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बगैर भी काम तो नहीं चल सकता, राइट? तो इस पे भी फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? तो once I've made this discussion, तो the thing with these things is ये भी बहुत लॉन्ग रन टाइम कंज्यूमिंग चीजें हैं। ओके, दीज आर टाइम कंज्यूमिंग एंड these are costly things to undertake, especially if the government is doing it, because private sector तो नहीं करेगा ना। प्राइवेट सेक्टर स्किल्ड वर्कफोर्स से ज्यादा बेहतर प्रेफर करेगा कि मैं मशीन्स मंगा लूं। प्रॉफिट के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए ऑब्वियसली दे वुड लाइक टू गो फॉर, लेकिन दूसरी कंट्रीज की टेक्नोलॉजी दे कैन अडॉप्ट व्हाट चाइना डिड मोस्ट ऑफ देयर टाइम, राइट? उन्होंने एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया। उन्होंने लोगों को कहा बिजनेस करें, हम आपको फैसिलिटेट करते हैं, राइट? So for my evaluative discussion, what I think a good evaluation discussion should be कि एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एक लॉन्ग रन विन के लिए इसेंशियल है, ठीक है? और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट को उनको फैसिलिटेट करना चाहिए। तो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं वो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को भी कंबाइन और ऑर्गेनाइज करने के तरीके ढूंढ लेंगे। सही है? एंटरप्रेन्योर को अगर तुम जगह दोगे और एंटरप्रेन्योर को आप फैसिलिटेट करोगे तो एंटरप्रेन्योर बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करने का खुद तरीका ढूंढेंगे। और वंस दैट बिकम्स द कल्चर इन योर इकोनॉमी, उसके बाद आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज एंटरप्रेन्योर्स विल फाइंड वेज टू अचीव दिस। यू अंडरस्टैंड दैट? तो मैं इधर थोड़ा एंटरप्रेन्योर के ऊपर जो है ज्यादा जोर लगा रहा हूं। और मुझे लगता है कि लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, इवन लाइक अ कंट्री लाइक चाइना who really quickly did the advancement, uh, they did it on the basis of their entrepreneurs, and that's what they have become now. ठीक है जी। ये आई फील के एक एक अच्छा सा रैंडम से जो टॉपिक्स हैं देने के, उसमें से पहला दो वो है entrepreneur फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड which one? Yeah, entrepreneurs mainly and factors of production. Yeah. Another one, if I have to, जो कि बहुत जमाने से नहीं आया, ये उस वक्त आते थे 2023 से पहले, इसके ऊपर क्वेश्चंस आया करते थे। अभी बहुत टाइम से नहीं आया, एटलीस्ट तुम्हारे जब से सिलेबस चेंज हुआ है उस वक्त से नहीं आया। सो इट इज वन ऑफ दोज विच देने में दे भी सकते हैं।
The question is about the division of labor. ठीक है, स्पेशलाइजेशन की हेडिंग के अंदर आता है डिवीजन ऑफ लेबर, एंड कंसिडर द स्ट्रेंथ ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन डिवीजन ऑफ लेबर एंड प्रोडक्टिविटी। स्ट्रेंथ की बात करनी है तो ऑब्वियसली 2 मार्क के लिए आपने इवेल्युएटिव काउंटर करना है। सो पहली बात, डिवीजन ऑफ लेबर को एक्सप्लेन करने के लिए 3 मार्क की आपको आ, कुछ स्टेटमेंट की जरूरत है। ठीक है जी, मैं खोलूंगा बैम्फर्ड उसके लिए, बिकॉज अगर 3 मार्क के लिए मुझे कोई डेफिनेशन देनी है तो ये बैम्फर्ड में से ही कुछ ना कुछ उठाएंगे। तो फ्रॉम द बैम्फर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, डिवीजन ऑफ लेबर को समझाने से पहले व्हाट आई विल डू इज मैं स्पेशलाइजेशन को समझा दूंगा। You know what specialization is? Let me read. The process by which individuals, firms, and economies concentrate on producing those goods and services where they have an advantage over the others. आसान लफ्जों में, specialization is a process where an individual, a country, or a firm concentrate, okay, because they have an advantage in comparison to the others. They focus, they concentrate on production of a particular good or a service. ये आपका स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत ही ब्रॉड है। ओके, मार्क्स दे या नहीं दे, आई वुड लाइक टू जस्ट पुट इट आउट देयर जस्ट इन केस, बिकॉज मुझे पता है डिवीजन ऑफ लेबर स्पेशलाइजेशन सॉर्ट ऑफ गोस टुगेदर। अब इसकी डेफिनेशन के अंदर, डिवीजन ऑफ लेबर की डेफिनेशन में द फर्स्ट थिंग यू मस्ट टॉक अबाउट इज कि डिवीजन ऑफ लेबर क्या होता है, दैट व्हेन यू टेक अ टास्क, ओके, एंड यू ब्रेक इट इनटू सेवरल स्मॉलर tasks and assign each task to an individual or a group। एग्जाम्पल देना चाहते हो तो असेंबली लाइन का तुम एक एग्जाम्पल दे सकते हो। ठीक है, ये ज्यादातर जो आपकी मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग है वो इसको यूज करती है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट कि किस तरीके से, वैसे तो मुझे और मार्क्स नहीं नजर आ रहे, एक स्पेशलाइजेशन का मार्क नजर आ रहा है, एक मार्क डेफिनेशन का नजर आ रहा है, एक मार्क एग्जाम्पल का नजर आ रहा है। देर इज नॉट मच दैट आई थिंक आई कैन राइट अबाउट at least division of labor, because everything else that I will try to explain is will become the advantages and disadvantages, and that, oh nahi, sorry, my bad, there's this word, yaar. How can you leave this word out? Productivity. How do you explain productivity, by the way? Huh? Productivity is basically a measure of efficiency. है ना? Productivity is a measure of efficiency, और ये बेसिकली आप निकालते हैं थ्रू द फॉर्मूला। इधर क्योंकि डिवीजन ऑफ लेबर की बात हो रही है तो इट विल बी कैलकुलेटेड थ्रू द फॉर्मूला टोटल आउटपुट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ लेबर। इससे निकल आएगा आपकी प्रोडक्टिविटी का मेजर। वैसे तो प्रोडक्टिविटी शुड नॉट बी पार्ट ऑफ द डेफिनेशन, बिकॉज उसने कहा एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय डिवीजन ऑफ लेबर। तो I think specialization, division of labor की definition and an example will be ample to explain। अच्छा, अगर example नहीं याद है तो मैं example याद दिला देता हूँ। जो एडम स्मिथ की example इन्होंने 18th century की बात की हुई है in the book, that was about that, Adam Smith looked at a production process of pins,
राइट। तो उसने देखा कि एक बंदा स्टार्ट से एंड तक एक पूरी पिन बना रहा है जिसके अंदर वो बार बार टूल्स को उठा रहा है, रख रहा है और डिफरेंट डिफरेंट टास्क कर रहा है। तो वुडेंट इट बी बेटर कि अगर हम सॉर्ट ऑफ लाइक उसने पिंस की मेकिंग को 18 सेपरेट ऑपरेशंस के अंदर ब्रेक किया और फिर हर एम्प्लॉई को एक एक ऑपरेशन दे दिया। ठीक है, तो 18 वर्कर्स बेसिकली। प्रोडक्शन वुड राइज टू 5,000 पिंस पर एम्प्लॉई पर डे, राइट, which was only a few dozens before. So massive increase was seen. That's an example that they've used. So it's fair enough. I guess that explains it. और उसके बाद we want to talk about the relationship. तो भाई जब हम रिलेशनशिप की बात करते हैं तो हम ये बात करते हैं कि डिवीजन ऑफ लेबर के एडवांटेजेस क्या है। इट्स वेरी सिंपल वंस, राइट। एग्जाम्पल्स क्या क्या है कि जब आप डिवीजन ऑफ लेबर करते हैं तो जो वर्कर होता है वो लेस टाइम वेस्ट करता है इन चेंजिंग टूल्स। ठीक है, वो मोर आउटपुट बना सकता है इन द सेम टाइम। वो स्पेशलाइज हो जाता है एक ही टास्क के अंदर। So therefore, all of these things that I've mentioned up leads to higher productivity, जो कि मैं समझा चुका हूं कि हायर प्रोडक्टिविटी क्या होती है, मोर आउटपुट पर लेबर बेसिकली। ठीक है जी। फिर उसके बाद मैं काउंटर करना चाहता हूं कि प्रोडक्टिविटी के साथ इसका कितना अच्छा रिलेशनशिप है। तो मैं जब इसका काउंटर करूंगा तो मैं लिखूंगा कि वर्कर्स जो है एक ही मोनोटोनस काम कर करके मिस्टेक्स करते हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ते हैं, डीमोटिवेटेड हो सकते हैं एक ही काम कर करके। तो दैट इज माय सजेशन ऑन बोर्डम। ऑब्वियसली मोनोटोनस लीड्स टू बोर्डम एंड सो ऑन। तो फिर ये बेसिकली जो है वीक करती हैं इसकी रिलेशनशिप को। ठीक है जी। उसके अलावा आई वुड ऑल्सो लाइक टू मेंशन समथिंग लाइक कि डिवीजन ऑफ लेबर हर एक्टिविटी में नहीं हो सकता। हर बिजनेस के अंदर डिवीजन ऑफ लेबर की पॉसिबिलिटी नहीं है। अगर मार्केट ही छोटी है, एक नीश है, डिवीजन ऑफ लेबर करके ज्यादा आउटपुट बना के तीर क्या मारोगे? यू अंडरस्टैंड? So that would be also a limitation that if the market is too small and it's a niche market, division of labor का पॉइंट ही नहीं बनता। अगर ये कोई बहुत ही स्पेशलाइज्ड नॉट स्पेशलाइज्ड बट कोई कस्टमाइज्ड सॉर्ट ऑफ एक्टिविटी है जिसके अंदर आप हर बंदे को एक सर्टेन असाइनमेंट नहीं दे सकते हो, बिकॉज एवरी असाइनमेंट हैज सम चेंजेस, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट वर्क। so something along this line, but again I'm mentioning this topic कि ये एक सरप्राइज टॉपिक जरूर हो सकता है। पार्ट ए या पार्ट बी में कोई भी इसका हिस्सा बन सकता है। पार्ट ए और पार्ट बी को एक दूसरे से कंबाइन होने की अब कोई ज़रूरत नहीं है। दे कैन बी कंप्लीटली रैंडमली डिफरेंट टॉपिक्स ऑल टुगेदर। तो मेरी नज़र के अंदर ये कुछ सरप्राइज टॉपिक्स हैं जो कि आ सकते हैं। वन ऑफ द टॉपिक जो आई ऑलवेज फील इज एन इम्पोर्टेंट वन, व्हाई हैव आई पुट दिस वन, पीएस को क्यों डाला है मैंने? Let me just double check why have I put PES. वैसे तो मेरे दिल में तो नहीं था कि इलास्टिसिटी आनी चाहिए, because elasticity has been is being tested way too much. I think last time भी आ चुका है। The only reason why I think it can come is because kids
are just not doing good with elasticity के questions for some reason. Last year, like I told you, I did the marking and it was disastrous. इलास्टिसिटी का जो वाईडी और पीडी का क्वेश्चन आया था अक्टूबर के अंदर आया था लास्ट अभी बल्कि लास्ट एग्जाम के अंदर एंड द किड्स जस्ट डिड नॉट डू वेल बिकॉज देखो इलास्टिसिटी वी टॉक्ड अबाउट अ लॉट अगर मेरी नजर में मैं एक्सपेक्ट करूं या ना करूं इलास्टिसिटी इज वन ऑफ दोस टॉपिक्स जो तुमको वैसे ही अच्छा आना चाहिए एटलीस्ट पीडी तो बहुत ही अमेजिंग आना चाहिए पीडी आएगा नहीं मेरी नजर में वाईडी भी नहीं आना चाहिए एक्ससीडी और पीएस का अगर कॉम्बिनेशन बना लेते हैं तो बना लेंगे ठीक है दैट इज पॉसिबिलिटी ठीक है दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी इन माय ओपिनियन कि अगर वो इलास्टिसिटी देंगे भी तो वो एक्ससीडी और पीईएस ही होना चाहिए उसके अलावा तो आई डोंट सी क्योंकि 2023 में अक्टूबर के अंदर पीईएस और एक्ससीडी पे क्वेश्चन आ चुका है एक्चुअली या तो मे बी अ रिपीट ओके जी so this is what I would say that you should do एक तो सिंपल सप्लाई कर्व को हम कर लेंगे क्योंकि लास्ट ईयर पता है क्या क्वेश्चन आया लास्ट ईयर एक क्वेश्चन आया जो बड़ा अच्छा क्वेश्चन था इट वाज एन इजियर वन टू अटेम्प्ट लेकिन इट वाज ट्रिकी आल्सो एट द सेम टाइम फॉर किड्स रीजन वाज हम कभी बोलते ही नहीं है कि इस तरह का सवाल आ जाएगा लास्ट टाइम डिमांड के साथ यही वाला सवाल डिमांड के साथ आ गया था with the help of diagrams explain and compare an increase in the quantity supplied and an increase in supply of product question was movement और shift में फर्क बताएं इस बार उन्होंने इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड और इंक्रीज इन सप्लाई की बात कर ली आई होप तुम्हारा दिमाग उधर ही गया है जहां पे जाना चाहिए इसका कि डायग्राम्स मांगे हैं दो डायग्राम्स होने चाहिए इसके अंदर वैसे तो एक ही में बना देंगे और एक ही के अंदर वो दोनों चीज अगर आपने दिखा दी तो आपको मार्क मिल जाएगा इफ यू स्टार्ट दिस क्वेश्चन विद अ डायग्राम नो हार्म नो फाउल कोई मसला ही नहीं है डायग्राम है हम मार्क दे देंगे तुमको पहली बात अपने लेबल्स को ठीक रखना अगर आप एक ही डायग्राम बना रहे हैं तो दिस इज हाउ दैट वन डायग्राम शुड लुक लाइक इस प्राइस के ऊपर ये क्वांटिटी ट्रेडेड है ठीक है जी चलो मैं दोनों ही बना लेता हूं फिर तुम देख लेना एक में कैसे करना है पहला लिखा है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड तो आपके आंसर में मैं ढूंढूंगा कि आपने लिखा है जो इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाइड विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सटेंशन इन सप्लाई बाय द वे मैं भी ये सोची मैंने कहा मैं वहां होती। तो एक्सटेंशन इन सप्लाई प्लीज म्यूट योरसेल्फ एक्सटेंशन इन सप्लाई जो होती है वो प्राइस फैक्टर से होती है बट इनफैक्ट क्योंकि उसने लिखा है इंक्रीज इन क्वांटिटी सप्लाई तो मैं बोलूंगा प्राइस राइज होने से प्राइस ऑफ द गुड राइजेस क्वांटिटी सप्लाइड विल इंक्रीज ठीक है जी दूसरा शिफ्ट शिफ्ट कैसे होती है शिफ्ट इस तरह से होती है जब आपके सेम प्राइस तो आप लिखेंगे नॉन प्राइस फैक्टर की वजह से शिफ्ट आता है increase in supply means that there is a shift outward and that can happen because of various reasons like fall in the cost of production or something like that does that make sense ये दो तुम्हारे डायग्राम में बनेंगे इस पे आपको दो मार्क मिलने चाहिए फिर उसकी प्राइस फैक्टर नॉन प्राइस फैक्टर के ऊपर आपको मिलना चाहिए एक आध एग्जांपल देने का मेरे ख्याल में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड जो मैं पहले वाले में मिस कर रहा हूं दैट इज दैट कि जब प्राइस राइज होगी तो देर इज गोइंग टू बी ए मूवमेंट अपवर्ड movement along
the curve. While you write all of this, the only thing which can really take your mark away is कि तुम अपना क्वेश्चन को जनरल छोड़ दो, कि तुम उसको फोकस ना कराओ इंक्रीज के ऊपर और चेंजेस का डिस्कशन कर दो। तुम बोथ साइड लिख लो, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन इंक्रीज को लिखना जरूरी है। अगर वो लिखते कि कंपेयर करो चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड विद चेंज इन द सप्लाई ऑफ द प्रोडक्ट, तो फिर मैं कहूंगा कि इंक्रीज डिक्रीज दोनों का लिए करो। फिर वन साइड नहीं करो, कोई एक की बात नहीं करो, फिर दोनों कभी भी चेंज लिखें, ओपन एंडेड छोड़ें, डिस्कस बोथ साइड। यू नेवर नो हाउ दे गोना मार्क ऑन दिस। ठीक है जी। अम, अब जो इवैल्यूएशन है वो क्या करोगे, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर तो कोई ऐसी बात ही नहीं की हुई है, कोई कंसिडर वाला तो एलिमेंट ही नहीं डाला इन्होंने क्वेश्चन के अंदर कि कंसिडर करें कि क्या होगा। तो मैं खुद अपनी मर्जी से निकालूंगा, विच इज कि कितने से क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज आएगा, दैट इज डिपेंडेंट ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, वेदर इट इज इलास्टिक और इन इलास्टिक। कि बड़ा चेंज आएगा कि छोटा सा चेंज आएगा, that depends on the price elasticity of supply. For example, if the PES is elastic, then a small increase in price will lead to a very large increase in quantity supplied. However, if the supply curve is inelastic, then a very large increase in the price will only lead to a small increase in the quantity supplied. ठीक है? Whereas uh, the change in the non-price factors will decide that how big of a shift can come. Okay. If there's a massive decrease in cost of production, there's going to be a large shift. But if there's just a small decrease, it's going to create a small shift. Do you understand what I'm talking about in evaluation? I've just created it myself because this question में तो है ही नहीं। उसी तरह से उस क्वेश्चन के अंदर भी नहीं था। ठीक है जी। तो दिस सॉर्ट ऑफ लाइक इंट्रोड्यूसेस अस टू द सप्लाई कर्व and takes us to the PES का question. I think some of you, we gave it to you in the mock also, but for example अगर ये question है, ज्यादातर PES जो है ना वो एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग के डिस्कशन के अंदर आता है। ठीक है, ज्यादातर। उसके अलावा हमने कुछ खास देखा नहीं है पीएस का डिस्कशन। तो सबसे पहली बात, मोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैव एन inelastic price elasticity of supply. Analyze how this affects the market and consider if anything can be done to make the supply of these products less price inelastic. पहले तो मैंने क्या समझाना है? पहले मैंने समझाना है पीईएस, और मैं साथ ही में फॉर्मूला भी देना चाहूंगा। इट मेजर्स द रिलेशनशिप और इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू चेंज इन द प्राइस। Formula is PES is equals to percentage change in quantity supplied over percentage change in price. ठीक है जी। अब इन इलास्टिक का पूछा है तो मैं बता दूंगा, खास तौर पे इन इलास्टिक का, दैट द परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल लीड टू अ वेरी स्मॉल चेंज इन द परसेंटेज चेंज इन द क्वांटिटी सप्लाइड। अब एनालाइज करना है कि ज्यादातर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स जो हैं वो क्यों इन इलास्टिक होते हैं, व्हाई आर दे सेइंग दैट। तो मैं कहूंगा कि भाई जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं वो, अब ये मैं फैक्टर्स की बात कर रहा हूं ना, व्हाट मेक्स समथिंग inelastic व्हेन इट टेक्स लॉन्ग टाइम टू प्रोड्यूस। agriculture products usually take their own time to produce. They have their season and they have their growing time, कि इतने महीने में तैयार होगा प्रोडक्ट। ओके।
आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द टाइम पीरियड आई हैव। इफ ये तो टाइम पीरियड ये है कि मुझे बताओ कि मेरे पास 1 साल है, 2 साल है, 3 साल है टू मेक एन इम्पैक्ट। ठीक है। जैसे कि आपके पाकिस्तान के अंदर जो हम कमर्शियल फार्मिंग की बात करते हैं, लेट्स से दैट इज विद द आइडिया कि फ्यूचर में फूड शॉर्टेजेस के चांसेस हैं। तो हमने कहा जी हमको जो है 3 साल दिए हैं गवर्नमेंट ने, कि 3 साल के अंदर जो है आप बंजर जमीनों को जरखेज करें, और उससे जो है आप अपनी सप्लाई को लॉन्ग रन के अंदर इलास्टिक बना सकते हैं। तो ये तो मेरा वो हो गया टाइम ड्यूरेशन मेरे पास कितना है टू मेक चेंजेस टू माय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। शॉर्ट रन में यूजुअली गुड्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स शॉर्ट रन के अंदर यूजुअली इनइलास्टिक होते हैं, और लॉन्ग रन के अंदर इलास्टिक होते हैं। लॉन्ग टाइम के अंदर इलास्टिक होते हैं if something takes short time to produce, they are elastic. If something takes long time to produce, they tend to be inelastic. ठीक है। उसके अलावा एग्रीकल्चर का जो एक बहुत पॉइंट आ जाता है, दैट इज अबाउट द अबिलिटी टू स्टॉक, राइट? द अबिलिटी टू स्टॉक। अगर हम प्रोडक्ट को स्टॉक कर सकते हैं विदाउट देम लूजिंग देयर क्वालिटी, तो आपका फिर सप्लाई इलास्टिक होता है। बट इफ यू कांट, तो फिर आपका सप्लाई का इलास्टिक हो जाता है। तो ये मेरा एनालिसिस है। आई विल टॉक अबाउट एनी ऑफ द, बिल्कुल इनफैक्ट ऑल थ्री ऑफ देम, एक एक मार्क के लिए ऑल थ्री ऑफ देम शुड बी डिस्कस्ड एंड एक्सप्लेन्ड thoroughly. And then we have to consider if anything can be done to make the supply less inelastic. तो हम ये कर सकते हैं कि हम सजेस्ट करें कि हमें जो है जहां तक बात है स्टॉक, इन्वेस्ट इन स्टोरेज, जो कि खास तौर पे क्वालिटी को मेंटेन रखे। सो वी शुड इन्वेस्ट इन स्टोरेज, द गवर्नमेंट शुड असिस्ट इन दैट। दूसरा, द टाइम इट टेक्स टू प्रोड्यूस द गुड। तो थ्रू all sorts of like fertilizers and things like that, genetically modified seeds, we can increase the time it takes टू प्रोड्यूस द प्रोडक्ट। कम टाइम में हम ज्यादा चीजें, जैसे हम चिकन के अंदर इंजेक्शन लगा के जल्दी से उनको ग्रो करा लेते हैं, या उनको हार्मोनल सॉर्ट ऑफ फीड दे के उनको जल्दी से वक्त से पहले ग्रो कर देते हैं, एंड हेंस फार्मी वर्सेस द देसी मुर्गी का होल सेम, राइट? या फिर आप टाइम पीरियड की बात कर सकते हैं, दैट वी कैन थिंक इन टर्म्स ऑफ द लॉन्ग रन एंड दैट कैन अलाउ अस टू इंक्रीज टाइम ड्यूरेशन। ठीक है जी। तो ये हमारी वो बात हो जाती है। कैन बी डन की बात हुई भी है, तो अगेन फिर आप इसकी काउंटर आर्ग्यूमेंट करेंगे कि दिस कैन बी वेरी कॉस्टली एंड मे नॉट वर्क। जहाँ तक बात है फर्टिलाइजर्स और उसकी, तो अगेन उसके अंदर भी थोड़े से प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इन टर्म्स ऑफ द क्वालिटी ऑफ द फूड, quality of the crop that can change, जिसकी वजह से उसके डिमांड फैक्टर्स अफेक्ट हो सकते हैं। समथिंग, जस्ट मेक एनीथिंग यार, एक काउंटर कर दो, बस अपने आप को क्वालिफाई कर दो एज अ काउंटर आर्ग्यूमेंट। अंडरस्टूड? तो ये मैं पीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ, जस्ट इन केस इफ इट कम, बिकॉज अगेन अक्टूबर के अंदर आ तो चुका है इसके ऊपर। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट द पीईएस from a garment producer in Bangladesh, and consider which factors are the most important. अब ये गारमेंट प्रोड्यूसर की बात हो, फॉर अ कंट्री बांग्लादेश। ठीक है जी। एक्सप्लेन द फैक्टर्स दैट माइट अफेक्ट द पीईएस। तो आपने जनरल कुछ फैक्टर्स दे दिए हैं, मैंने ऊपर ये लिखे हुए हैं, सो यू कैन टॉक अबाउट दोज। ठीक है।
The two questions are not related, by the way. These two questions are different. मैंने बस उनको साथ लिख दिया है, but these are two different questions. तो लिखा हुआ है explain the factors that might affect the PES of a good. ऊपर लिख दिए मैंने कौन से वो फैक्टर्स हैं जो उसको इलास्टिक बनाते हैं, जो उनको इनइलास्टिक बनाते हैं. ऑब्वियसली यू हैव टू गो ओवर द होल डिफाइन पीईएस एंड द फॉर्मूला. डू दैट. लेकिन द मेन थिंग इज अबाउट 3 मार्क के लिए आपने 3 फैक्टर्स को एक्सप्लेन करना है. ये 3 है वो, उसको एक्सप्लेन करने के तुम्हें मार्क मिलेंगे. अब गारमेंट प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने क्या करना है, एक मैन्युफैक्चरर बांग्लादेशी मार्केट के अंदर ये 3 फैक्टर्स किस तरह से रेलेवेंट. तो आप कहेंगे क्योंकि गारमेंट्स एक मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट है तो वो स्टॉक भी हो सकता है, उसका टाइम स्पीड अप भी हो सकता है बाय यूजिंग मशीन्स एंड ऑल एंड यूजिंग स्किल्ड लेबर एंड ऑल, इन्वेस्टमेंट्स एंड ऑल, राइट. तो ये दो पॉइंट्स ऑफ व्यू हो गए. शॉर्ट रन लॉन्ग रन, अगेन लॉन्ग रन के अंदर आप एक्सपेंशन कर सकते हैं. शॉर्ट रन में भी कोई खास इनइलास्टिक नहीं होगा. आप वर्कर्स को ओवर टाइम करा के आप प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं. मशीन्स वगैरह लगा के भी आप अपनी प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं. तो मेरी नज़र में आपने क्या करना है गारमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि गारमेंट्स एक मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं. गारमेंट्स की इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होती है. तो उसकी जो है इलास्टिक के यही जो ऊपर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लिखे हैं उसको पीईएस ग्रेटर देन 1 के साथ, कि क्यों गारमेंट्स shorter time period, easily you can stock and make it available for future, right? And consider which factors are the most important. अब जब ये वाला डिस्कशन है तो मेरी नजर के अंदर the time it takes can be very important. Okay, because if it takes less time period, आप बहुत एक शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन के अंदर आप अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज भी कर सकते हैं और सप्लाई भी कर सकते हैं. लेकिन अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो आपको तो और बनाने की भी और रिसोर्सेज को अक्वायर करने की भी टेंशन नहीं होने की जरूरत है. यू ऑलवेज हैव टू गिव लिमिटेशन ऑफ पीईएस, बट इसके अंदर इतना ज्यादा पीईएस की लिमिटेशन नहीं. ओवर हियर योर काउंटर आर्ग्यूमेंट इज मोर अबाउट कि कौन सा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो इफ यूर सेइंग कि क्या मैं वो लिख सकती हूँ, या लिख सकता हूँ कि पीएस में कैलकुलेशन एरर्स हो सकते हैं, या सिर्फ पीएस को देखना इज नॉट अ गुड आइडिया, वाई डी पी डी सबको देखने की जरूरत है. सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दोज. यहाँ तुम्हारा होना चाहिए डिस्कशन कि वेदर विच वन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट और नॉट. गारमेंट के अंदर आप इलास्टिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं. दैट इज द काउंटर वी आर लुकिंग फॉर, नॉट द लिमिटेशन ऑफ पीएस. अगर ये क्वेश्चन होता 12 मार्क का जो यूजुअली होता है कि आप ये मुझे बता दें कि पीईएस यूजफुल है कि नहीं है फॉर अ बिजनेस, वहां वो वाले लिमिटेशंस होंगे. यहाँ उसकी बात नहीं हो रही है. यहाँ इंपॉर्टेंट है गारमेंट प्रोड्यूसर के लिए पीईएस, और हाउ इट विल अफेक्ट और नॉट अफेक्ट, ये उसकी बात हो रही है इधर. ठीक है. तो ये मेरे पीएस के मेरी नजर के अंदर ये क्वेश्चन है. एक, लाइक आई सेड, नेवर डिस्काउंट इनइक्वालिटी का चैप्टर. और जब इनइक्वालिटी का चैप्टर आ जाता है तो एक जो अजीब सी चीज जो दूसरे किसी उसमें भी है, इफ आई वाज टू टेल यू, ये किसके अंदर आया है, कौन से ईयर के अंदर, मिनिमम वेज वाला ना. ये किसी और वेरिएंट में आया, आई डोंट थिंक हमारे वेरिएंट में आया. हम्म, हम्म, या मिनिमम प्राइस आया है March 23 के अंदर. या तो नेशनल मिनिमम वेज, हमने मिनिमम वेज तो कम लेकिन मिनिमम प्राइस कंट्रोल जरूर सुना है, राइट. तो यहाँ पे बात हो रही है assess the extent to which a minimum wage would address
income inequality in a country. Income inequality is a scenario where we're talking about where the gap between the rich and the poor is more. There is inequality in the distribution of income. The have और have not के बीच के अंदर एक बहुत बड़ा गैप इन अ कंट्री. ठीक है. जब आप मिनिमम वेज करते हैं तो मिनिमम वेज नंबर वन है क्या? मिनिमम वेज का जो कॉन्सेप्ट है वो अगेन सबसे पहले तो गवर्नमेंट लगाती है. ये एक लेजिस्लेशन है. इट इज द रूल बाय द गवर्नमेंट. इट्स अ लेजिस्लेशन. इसका पर्पस है दैट it increases the salary or the wages for the least skilled worker. लीस्ट स्किल्ड वर्कर का पर्पस क्या होता है? दैट योर लीस्ट स्किल्ड वर्कर should be able to afford basic necessities like roti, kapda, makan, healthcare, education, sanitation, right? तो ये मिनिमम वेज होता है. टू व्हाट एक्सटेंट मिनिमम वेज वुड एड्रेस? मिनिमम वेज को अगर मैं डायग्राम के थ्रू तुमको कराऊं तो दिस इज व्हाट मिनिमम वेज would be about. Let me make my x and y axis. So price, quantity, demand. कोई बंदा है यहाँ पे जो अभी भी डिमांड कर्व को ऐसे बना रहा है या सप्लाई कर्व को ऐसे बना रहा है? आई होप नॉट. तो ये हो गया आपका सप्लाई, ये हो गया आपका डिमांड. मिनिमम वेज जो है वो अबव इक्विलिब्रियम लगता है. If I was to keep it, it would be something like this. Obviously, अगर डिमांड इज my bad, हम तो उसकी बात कर रहे हैं. यहाँ जाएगा लेबर की बात हो रही है ना. सो वी टॉकिंग अबाउट क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड द वेज रेट. तो जो आपका मिनिमम वेज लगता है, आपका मिनिमम वेज जो है वो यहाँ लगेगा. मिनिमम वेज क्या कहता है कि इससे कम आप पैसे नहीं दे सकते. इवन दो द मार्केट इज टेलिंग के वेजेस नीचे है, मार्केट में वेजेस नीचे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं ये नहीं दे सकते. कम से कम आपको इतनी देनी पड़ेगी. तो जब आप कम से कम ये देंगे तो जो फर्म्स हैं उनको तो बहुत महंगा पड़ेगा. दे लेट गो सम वर्कर्स. ये दिखा रहा है दैट लेट गो. मिनिमम वेज दे के जो लोग काम नहीं करना चाह रहे थे उन्होंने कहा यार पैसे ज्यादा मिल रहे, मिनिमम वेज गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, लेट्स गो वर्क. तो क्वांटिटी डिमांडेड कम है, क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा है, जिसकी वजह से सरप्लस हो गया लेबर का, जो कि अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है. तो इस सवाल के अंदर एक तरफ जहां आप बात कर रहे हैं कि मिनिमम वेज जो है वो जो लगाई जाती है वो लगाई जाती है बाय द गवर्नमेंट ऑन द बेसिस ऑफ दैट पीपल कैन अफोर्ड बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, which will definitely reduce income inequality, and it will give everybody higher income for the work that they're doing, no matter how menial the job is. तो सबसे लोएस्ट वर्कर की जो है सैलरी ग्रो कर जाएगी. तो दैट्स अ गुड थिंग. ठीक है जी. नाउ वुड इट एड्रेस इनइक्वालिटी?
पहले तो हमने बताया कि भाई इसका एक प्रॉब्लम यह है कि ये जहां कुछ लोगों को ज्यादा सैलरी देगी, वहां पे काफी सारे लोगों को बेरोजगार कर देगी। तो बेरोजगारी से तो इनइक्वालिटी क्रिएट होती है। तो ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है। इनफैक्ट नॉट ओनली दैट, मिनिमम वेज जब आप लगाते हो ना, तो आपकी इकोनॉमी में एग्रीगेट सप्लाई गिर जाता है। बिकॉज हर बिजनेस के लिए लेबर महंगी हो जाएगी। जब आपका लोएस्ट स्टाफ की सैलरी बढ़ जाएगी, तो उससे ऊपर वाले जो हैं वो भी ज्यादा पैसे मांगेंगे, उससे ऊपर वाले जो हैं वो भी ज्यादा पैसे मांगेंगे। वेज गैप तो और मजीद वापस से क्रिएट हो जाएगा। क्योंकि एक बंदा जो कंप्यूटर पे डेटा एंट्री करता है और एक जैनेटर है जो चाय बनाता है, अगर चाय वाले की सैलरी ऊपर चली गई, तो अब कंप्यूटर वाला देखेगा और बोलेगा यार मैं और ये इतने करीब कैसे हो सकते हैं, मुझे भी ज्यादा तनख्वाह चाहिए। तो ऐसे कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन हो जाएगी क्योंकि वेजेस ऊपर चली जाएंगी। तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम देन। यू अंडरस्टैंड? so I'm suggesting a few problems over here कि मिनिमम वेज जहां मसले का हल होता है, वहां पे पॉसिबिलिटी है कि ये प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है? तो किस हद तक मिनिमम वेज सॉल्व कर सकता है? तो नंबर वन, अगर आपकी इकोनॉमी के अंदर बहुत ही ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर के अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन हो रही है, और वो बहुत ही चीप में काम कराया जा रहा है, तो मे बी इट वुड बी अ वाइज थिंग टू डू सो। देन इट माइट नॉट बी अ वेरी बैड थिंग। जो कि डेवलपिंग कंट्री के केसेस में ये एक इशू होता है। ऑल्टरनेटिव की बात करनी है तो प्रोग्रेसिव टैक्स की बात कर लो, ट्रांसफर पेमेंट की बात कर लो, दोनों कर सकते हो। ठीक है? वीव डन दैट इन दी पास्ट एंड ऑल। तो ये आपका एक बेसिक सा आइडिया है कि इनइक्वालिटी एड्रेस होगी कि नहीं होगी, एंड यू कैन सजेस्ट इज इट इम्पोर्टेंट इन दिस वन। यार देखो, इसमें लिखा है असेस द एक्सटेंट टू विच मिनिमम वेज वुड एड्रेस। असेस द एक्सटेंट या असेस द इफेक्टिवनेस, सिमिलर सिमिलर सी बात लगती है। when they say कि क्वेश्चन के अंदर इस तरह से बात लिखी हुई हो, तो इट इज नॉट बेगिंग द क्वेश्चन दैट टू साइडेड आर्ग्यूमेंट इज नेसेसरी। तो फिर तुम क्या करोगे? फिर वो इवैल्यूएशन को सोच के लिख लोगे काउंट, एक ऑल्टरनेट पॉलिसी। ठीक है? तो अगर वो इवैल्यूएशन में काउंट नहीं भी हुई, तो वो एनालिसिस में काउंट हो जाएगी। यूजली इफ द क्वेश्चन इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, सजेस्टिंग कि दिस इज नॉट द बेस्ट और इज दिस द बेस्ट, इट इज द ओनली, इट विल ऑलवेज, ये कुछ ट्रिगर वर्ड्स होते हैं जिसकी बेसिस पे हम कहते हैं कि यार नहीं, दोनों साइड की आर्ग्यूमेंट करो। इन दिस वन इट जस्ट सेज assess the extent to which a minimum wage would address। तो इस दिस सेइंग कि किस हद तक मिनिमम वेज इनइक्वालिटी का मसला सॉल्व करने में काम काम करेगी और नहीं काम करेगी। आई सी मोर ऑन दिस साइड। एन इवेल्युएशन के अंदर आई सी मोर ऑफ एन ऑल्टरनेटिव सजेशन। वो भी कोई ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मार्क के लिए सजेशन की काउंटर रिक्वायरमेंट होगी। अदरवाइज तो तुम इसी पे बात करोगे कि मिनिमम वेज जो है वो इनइक्वालिटी को एड्रेस करने में हेल्प करेगी कि नहीं करेगी। देखें जी, मिनिमम वेज के साथ एक प्रॉब्लम यह है कि मिनिमम वेज जब आप लगाते हैं ना, तो आपको सुपरवाइज करना पड़ेगा उसको। That is one of the counter argument that I would do from the limitations point of view, that it needs to be supervised then. And then whoever does not follow the entrepreneurs, you have to make a case against them also, and you have to penalize them also. Maybe there's so much unemployment, the workers will not come forward and they will allow themselves to be exploited. So it is the job of the government to supervise this। यहाँ इसकी लिमिटेशन हमें नजर आ जाती है। ठीक है जी? तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू आई थिंक ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बनता है।
तो आज के जो मेन क्वेश्चन आई फील बफर स्टॉक के ऊपर हैं। जो दो क्वेश्चंस हैं वो मैंने दूसरे वेरिएंट से उठाए हैं, एक 21 से, एक 23 से, और एक जो है ये आई थिंक वन ऑफ द बुक्स, मे बी टेरी कुक्स या किसी के अंदर है। रिपीट होना शुरू हो जाएगी एक पॉइंट के बाद क्वेश्चन। एक्सप्लेन व्हाट इज मेंट बाय अ बफर स्टॉक स्कीम एंड कंसिडर हाउ इजी इट इज टू ऑपरेट। ठीक है जी, ये बैम्फर्ड के अंदर क्वेश्चन डाला उन्होंने। फिर क्वेश्चन आता है 2023 के अंदर, assess the effectiveness of government intervention through buffer stock scheme in agriculture markets. That means buffer stock क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और क्या हमेशा वर्क करेगा एग्रीकल्चर में। फिर एक क्वेश्चन दूसरे वेरिएंट में, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम असेस वेदर बेनिफिट्स ऑफ बफर स्टॉक स्कीम फॉर एन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑलवेज आउटवेज इट्स डिसएडवांटेजेस। तो बफर स्टॉक के फायदे और बफर स्टॉक के नुकसान। इफ यू नोटिस, the question is differently phrased, but talking about the same thing. What is that same thing? पहला क्वेश्चन 8 मार्क का है, तो सिंपल सा उसका स्ट्रक्चर ऑफ आंसर भी 8 मार्क का ऐसे ही होना चाहिए। बफर स्टॉक स्कीम ऑब्वियसली एक गवर्नमेंट की स्कीम है, जिसके अंदर गवर्नमेंट जब एक्सेस सप्लाई होगा तो बाय करके बफर स्टॉक में ले जाएगी, और अगर मार्केट के अंदर शॉर्टेज होगा तो वो बफर स्टॉक में से सेल कर देगी। मकसद क्या है? मकसद ये है कि जब एक्सेस सप्लाई होगा तो प्राइस गिरेंगी, तो उस प्राइस को गिरने से रोकने के लिए आप बाय करके उसको सस्टेन करेंगे। बिकॉज बफर स्टॉक का क्या काम है, ये भी लिखना जरूरी है। बफर स्टॉक है, करता क्या है? बफर स्टॉक यूज होता है स्टेबिलिटी के लिए। किस चीज की स्टेबिलिटी के लिए? प्राइस स्टेबिलिटी के लिए मेनली यूज होता है। तो buffer stock is used for price stability by the government. If there is an excess supply which may cause the prices to fall, the government will buy the excess and maintain the price. However, if there is a shortage due to fall in supply, which may lead to a rise in the price, the government may intervene and sell and maintain the price. ये आपका बफर स्टॉक स्कीम का डिस्कशन है। अब जो बात है, कंसिडर हाउ इजी इट इज टू ऑपरेट बफर स्टॉक को ऑपरेट करना, हाउ इजी इट इज। पहली चीज तो बफर स्टॉक जो है वो गवर्नमेंट मैनेज करती है, एंड इट इज अंडर देयर डोमेन टू हैंडल दिस, एंड गवर्नमेंट हैज रीजनेबल मनी टू acquire or rent warehouse, you know, enough capital to hold surplus। क्योंकि देखिए बहुत सारे फार्मर्स और प्रोड्यूसर्स कहते हैं, भाई हम ये प्रोडक्ट बच गया तो हम क्या करेंगे इसका, इसको कहाँ संभालेंगे, उसमें तो पैसे खर्च हो जाएंगे, हमारे पैसे तो ग्रो करने में लग गए। तो यहाँ अब चलो कुछ जमींदार हैं जो कर सकें, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई 80% जो फार्मर्स हैं वो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं। 80 भी नहीं, 80 से भी ज्यादा फीसद जो है वो स्मॉल स्केल फार्मर्स हैं, हु कैन नॉट अफोर्ड टू कीप एक्स्ट्रा। तो गवर्नमेंट जो है वो ये कह सकती है कि तुम सब आओ और अपना प्रोडक्ट हमें जमा करा दो, हम आपसे इस प्राइस के अंदर खरीद लेंगे और मार्केट के अंदर उसको मैनेज कर लेंगे। ठीक है। सो फ्रॉम द गवर्नमेंट पॉइंट ऑफ व्यू वी कैन से कि देखें जी ये गवर्नमेंट मैनेज करेगी, तो फार्मर्स को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। राइट, नॉट फार्मर्स वरी।
टू होल्ड, बिकॉज उनके पास तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है पैसे की। अब हाउ इजी इट इज टू ऑपरेट। अब दूसरे एंड के अंदर हम इसकी फिर लिमिटेशंस की बात करते हैं। हाउ इजी इट इज टू ऑपरेट, डिफिकल्ट टू predict the need for buffer stock। कितना रखें, there is an opportunity cost of the money held। What if no money, government has no money? What if the products are perishable या quality cannot be maintained? Do you follow? तो ये मेरे हो गए कुछ काउंटर। अब आखिरी के अंदर, how easy it is to operate, I would like to give final verdict on it. Perishable means that you can't store it for long ना। बफर स्टॉक के अंदर स्टोरेज के लिए उसको विदाउट क्वालिटी लॉस के अब संभाला जा सके बेसिकली, राइट। तो कंसिडर हाउ इजीली इट इज टू ऑपरेट। मेरी नज़र के अंदर बफर स्टॉक अगर कोई मैनेज कर सकता है तो वो गवर्नमेंट ही है। गवर्नमेंट एसेंशियल फूड्स के अंदर अगर बफर स्टॉक स्कीम रख ले, इट्स नॉट अ बैड आइडिया, बिकॉज फूड सिक्योरिटी कैन बी एन इम्पोर्टेंट थिंग। लेकिन गवर्नमेंट विल नॉट फाइंड इट इजी, बिकॉज यूजुअली जो एसेंशियल गुड्स होते हैं खासतौर पे एग्रीकल्चर टाइप, दे आर पेरिशेबल। So it is really difficult for them to keep it, right, or store it. अब यही क्वेश्चन दूसरे दूसरे तरीकों से आया हुआ है। Assess the effectiveness of government intervention through buffer stock scheme in agriculture market। सेम आइडिया, बफर स्टॉक क्या होता है, कैसे होता है, बफर स्टॉक कैसे रख सकते हो, उसके क्या फायदे हैं, बफर स्टॉक की क्या लिमिटेशन है। फिर आपने ऑल्टरनेटिव को भी डिस्कस कर लिया थोड़ा बहुत, अगेन फॉर इवेल्युएटिव पॉइंट। यार इवैल्यूएशन के अंदर ना, जो आपने एनालिसिस में पॉइंट्स लिखे हैं ना, उसी पॉइंट्स को यूज करते हुए आपने उसकी और कोई फर्दर डायनामिक को देख लेना है। कोई शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, इक्विलिब्रियम, डिसइक्विलिब्रियम, डेवलप, डेवलपिंग, अराउंड दैट कॉन्टेक्स्ट आप उस बात को थोड़ा सा लंबा कर लो। लाइक फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर भी जब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर मार्केट्स की, जब बात कर रहे हैं, तो मेरी इवैल्यूएशन के अंदर फॉर मी द डिस्कशन बिकम्स कि एग्रीकल्चर के अंदर कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि होते हैं पेरिशेबल। कौन सा? वीट या राइस, right? These are perishable, these are non-perishable, you can store it for some time duration। ठीक है। तो जब ऐसी सिचुएशन होती है दैट यू कैन स्टोर, लेकिन अब बात ये नहीं कि आपने कैसे भी रख लिया, एक बहुत कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टोर होता है, वरना इसमें कीड़ा लग सकता है, तो और उसकी क्वालिटी खराब हो सकती है, राइट। सो देर इज मनी दैट विल नीड टू बी स्पेंट in somehow effectively saving these agriculture products। तो गवर्नमेंट अगर अच्छे से इन्वेस्ट करे in those processes where buffer stock scheme can be kept for long duration without hurting the quality, so then it can be very effective, right? Like, and if you can't store it while maintaining the quality, then you can't maintain the prices, because prices ने गिर जाना है, तो फिर वो ineffective हो जाएगा। यू अंडरस्टैंड? तो पॉइंट वही है जो ऊपर डिस्कस किया है, लेकिन एग्रीकल्चर मार्केट्स को लेके हमने उसमें कुछ और मजीद डिस्कशन फॉलो थ्रू किया है। With the help of a diagram, assess whether the benefits of a buffer stock scheme for an agriculture product always outweighs its disadvantages
तो डायग्राम जो बनेगा वो आपका बफर स्टॉक का ही डायग्राम बनेगा. आई डन दिस विद मोस्ट ऑफ यू, बट आई एम श्योर यू must have forgotten by now. But the diagram that we're talking about buffer stock के अंदर is you do the supply and the demand curve. ठीक है. और आप कहते हैं कि जी ये क्वांटिटी के ऊपर ये माइक्रो का क्वेश्चन है, तो डिमांड सप्लाई है, नॉट एग्रीगेट. प्राइस है, नॉट प्राइस लेवल. दिस इज योर इक्विलिब्रियम. एंड व्हाट वी से इज इफ देयर इज अ गुड हार्वेस्ट एंड द सप्लाई इंक्रीजेज, तो आप क्या करेंगे? क्योंकि सप्लाई बढ़ गई है और प्राइसेस जो है वो नीचे जाना चाह रही है, आप उसको नीचे नहीं जाने देंगे. आप ये जो सरप्लस है, ये जो एक्सेस सप्लाई है, इस सरप्लस को आप बफर स्टॉक में ले जाएंगे. ठीक है. और अगर किसी वजह से you have a poor harvest and the supply falls and the price wants to go up, आप क्योंकि एम ही प्राइस स्टेबिलिटी था, तो ये जितना शॉर्टेज हुआ है, बेसिकली ये जो शॉर्टेज हुआ है, आप इस शॉर्टेज को फुलफिल करेंगे बाय ब्रिंगिंग फ्रॉम द बफर स्टॉक. ये आपका है. अब बफर स्टॉक के एडवांटेजेस आप बता दें कि इससे प्राइस मेंटेन होती है, इससे जो है सर्टेनिटी आ जाती है, फार्मर को फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है कि इस साल मेरे प्रॉफिट्स कम हो गए तो मैं कम प्रोड्यूस करूंगा. तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी के लिए इट्स इम्पोर्टेंट. फूड शॉर्टेज का मसले का हल निकाल देता है ये. सही है. सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इट इज़ अ गुड थिंग. कंज्यूमर के लिए प्राइस मेंटेन करता है, सो दैट्स अ गुड थिंग. बट एट द सेम टाइम बफर स्टॉक मैनेज करने में गवर्नमेंट के लिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है. दे कुड स्पेंड दिस मनी समवेयर एल्स. बफर स्टॉक कितना रखना है, दैट कैन मेक प्रॉब्लम्स. बफर स्टॉक कम रखा है क्योंकि आपने कैलकुलेशन गलत की है और अब शॉर्टेज हो गई, तो दैट इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम. आपने एक्सेसिव बफर स्टॉक रख लिया है, तो उसमें भी बहुत सारे पैसे आपके लग गए, वो भी एक प्रॉब्लम है. राइट. सो you have to talk about both sides from the agriculture point of view, and benefits always outweighs. So it's a depend wala situation. It depends on the nature of the product. It depends on the government's ability to hold surplus. It is based on the government's ability to predict कि हमें कितनी ज़रूरत होती है. जैसे मैंने ड्यूरिंग क्लास ऑल्सो भी मेंशन कि किस तरह से पाकिस्तान जो है कॉटन प्रोड्यूस करता है और फिर उसको एक्सपोर्ट भी करता है और फिर उसको इंपोर्ट भी करता है. राइट. तो डेफिनेटली देयर इज अ कैलकुलेशन एरर कि आपने जो है टाइमली असेस नहीं किया कि हमारी कितनी कॉटन की प्रोडक्शन होगी, हमें कितना बेच देना चाहिए और हमें कितना सेव करना चाहिए. तो डेफिनेटली दैट वुड बी ए प्रॉब्लम. ठीक है जी. सो दैट्स वेयर आई विल स्टॉप. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन.